गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित हूँ। जो इस कोरोना काल में जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही है आपके लिए, उसमें आज का जो वीडियो है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं वो है क्लास BA पार्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट। और इस वीडियो में हम सरोजिनी नायडू की बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है इंडियन वीवर्स, उसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सरोजिनी नायडू नाम से ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि बहुत ही पॉपुलर नेम है और हर भारतीय लगभग इस नाम से परिचित है। उसकी उपलब्धियां दूसरे क्षेत्रों में क्यों बहुआयामी प्रतिभा की धनी थी, तो उसमें ज्यादा उसने नाम कमाया। एज ए कवित्री इतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन काफी उसने पोएम्स लिखी है। उसका सरोजिनी नायडू या सरोजिनी चट्टोपाध्याय बंगाली लेडी थी। उसका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ और उसकी डेथ हुई 2 मार्च 1949 में। उसको निकनेम भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो क्योंकि वो एक वर्सेटाइल जीनियस थी, ऑलराउंडर थी, बहुआयामी प्रतिभा की धनी थी, तो उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन एक कवियत्री के रूप में, एक फ्रीडम फाइटर के रूप में, एक फाइटर फॉर वीमेन्स राइट्स के रूप में, एक लीडर के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, और पहली भारतीय महिला जो कि किसी भी स्टेट की, इंडियन स्टेट की फ्री इंडिया में गवर्नर बनी, उसको उपलब्धि या उसका श्रेय उसको जाता है, और ये उसकी उपलब्धि है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी पहली महिला अध्यक्ष थी। उसने एक साहित्यिक जीवन जो जिया, बड़ा ही एक्टिव सक्रिय जीवन जिया, और अपने बॉम्बे में एक मकान में एक जगह बना रखी थी जहां पर वो अपने बुद्धिजीवी दोस्तों को आमंत्रित करती थी। वहां पर विभिन्न मुद्दों पर सब एक दूसरे से बातचीत करते थे, जिसको सैलून का नाम दिया गया, और वो काफी पॉपुलर थी। और उसकी पॉपुलरिटी, उसके विचार, उसके एक्सप्रेशन वगैरह सब चीजों को देखते हुए उसको बहुत से लोग बहुत महान औरत जो कवियत्री हुई है इंडिया की, उनमें से एक माना जाता है। उसने काफी पोएम्स लिखी हैं और कुछ पब्लिश भी करवाई है। तो जो उसकी मुख्य जो प्रकाशन है, जो एंथोलॉजी जिसको हम संग्रह बोलते हैं, वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में, और द ब्रोकन विंग 1915 में प्रकाशित हुई। बात करें इस पोएम की जिसका टाइटल है द इंडियन वीवर्स, ये छोटा सा गीत है 3 स्टांजा में, और प्रत्येक स्टांजा में 4-4 लाइन है। और जो गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुई थी संग्रह, उसके जो फोक सॉन्ग्स का जो भाग है उसमें इसको शामिल किया गया था। इस पोएम में कवित्री ने जो आदमी का जो जीवन है इस धरती पर, उसको 3 मुख्य स्टेजेस के द्वारा बताने की कोशिश की है। विभिन्न प्रकार के कपड़े, रंग, समय, दिन का अलग अलग समय को सिंबल बनाकर। जो आदमी का जो जीवन है वो बहुत ही एक रंग से शुरू होता है, वो है ब्लू। ब्लू का मतलब जब आदमी शुरू होता है तो उसको कोई दुख नहीं होता, केवल हैप्पीनेस और खुशियां ही होती है। यानी कि जीवन में जब पहली बार धरती पर आदमी आता है तो खुशी खुशी सोचता है वो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसको अलग अलग रंग देखने पड़ते हैं, और उसके अलग अलग रंगों में सब भावनाएं, सभी प्रकार के इमोशन शामिल होते हैं। जैसे कवित्री ने 2 रंगों की बात की है, ग्रीन और पर्पल की, जिसका मतलब जीवन में खुशियां ही नहीं रहती, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो उसके जीवन में दुखों का भी आगमन हो जाता है खुशियों के साथ साथ। और इस अवस्था में आदमी जब दुख और सुख दोनों का महसूस करता है, उसमें ज्यादा एक्टिव होता है आदमी। और उसके बाद धीरे धीरे सेकंड स्टेज भी पार होती है और तीसरी और फाइनल स्टेज में पहुंचता है, जिसको फाइनल स्टांजा में कवित्री ने बताया कि उस वक्त सभी प्रकार के रंग गायब हो जाते हैं और एक ही रंग बचता है, वो रंग है सफेद।
वाइट। इसका मतलब जो हमारे जीवन से जुड़े हुए इमोशंस थे वो खत्म हो जाते हैं, और जब आदमी की मौत तो इमोशन भी खत्म हो जाते हैं। कवित्री ने एक फिक्स पैटर्न को अपनाया है अपनी बात कहने के लिए, अपना संदेश देने के लिए इस पोएम में, कि प्रत्येक स्टांजा में शुरुआत की 2 लाइनों में एक प्रश्न पूछा जाता है और फिर आखिरी 2 लाइनों में उसका उत्तर दिया जाता है। ये चारों स्टांजा में 12 लाइन की जो पोएम है उसमें इसी को फॉलो किया है। वीविंग जो है जुलाई का काम बहुत ही प्रसिद्ध है, इंडिया में काफी पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, कपड़ा इन्हीं से बुनते हैं, और बहुत ही फोक कैरेक्टर भी है। कबीर जो कि बहुत बड़ा कवि हुआ है हिंदुस्तान में, वो भी एक वीवर था। और कवित्री ने बड़ी निपुणता पूर्वक ग्रेट मैसेज होने के बाद भी सिंप्लिसिटी और लिल्टिंग म्यूजिक जो है फोक सॉन्ग का वो मेंटेन किया है। यद्यपि लिरिक में कई सिंबॉलिक मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, मीनिंग के अंदर मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, सब कुछ होने के बावजूद भी कवित्री सिंप्लिसिटी बनाए रखने में कामयाब हुई है। इन 12 लाइनों में कवित्री ने जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आदमी के जीवन को दिखाया है वो फ्रॉम बर्थ टू डेथ है। जो वीवर्स है यूनान की माइथोलॉजी पौराणिक कथाओं में उनको फेट्स की देवी देवता माने जाते हैं। वो बुनते रहते हैं जीवन का वेब, जैसे व्यक्ति जन्म लेता है वो अपना काटते रहते बुनते रहते, जो उनका रुई से जो धागा निकलता है अगर वो छोटा हो टूट जाता है किसी के नाम से तो उसकी उम्र छोटी होती है, और जैसे खींचते खींचते बड़ा हो जाए खूब लंबा हो जाए तो उसकी उम्र लंबी होती चली जाती है। ऐसा यूनान की पौराणिक कथाओं में माना जाता है। और भारतीय पौराणिक कथाओं में भी जो ट्रिनिटी है त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों का अलग अलग काम है। ब्रह्मा जी का पैदा करना, विष्णु जी का हमारा देख रेख करना, केयर टेक करना, और महेश जी यानी लॉर्ड शिवा का काम मृत्यु है, डिस्ट्रॉयर है। तो ये जो क्रिएशन का जो प्रोसेस है ये एंडलेस चलता रहता है, जैसे वीवर्स भी अपने काम में लगे ही रहते हैं सुबह से लगाकर रात तक। सिचुएशन जो कवित्री शुरू करती है जब पोएम, वो कहती है कि कुछ वीवर्स को वो देखती है, वो देखती है कि सुबह सुबह का समय है, डान यानी प्रभात हुई है, और एक बहुत ही आकर्षक ब्लू रंग का गे रंग अट्रैक्टिव बड़ा ब्राइट कपड़ा वो बुन रहे हैं। तो व्यूअर्स से वो पूछती है कि तुम सुबह सुबह इतना ब्लू कलर का क्यों बुन रहे हो, जो कि इतना ब्लू है, जैसे कि बहुत ही अच्छी सिमिली से कवित्री ने बताने को, जैसे ब्लू द विंग ऑफ किंगफिशर, यानी कि जो नीलकंठ की जो पक्षी है उसके पंख नीले होते वैसा नीला रंग का है। तो वो उत्तर देते हैं कि हम इसको न्यूली बोर्न बेबी यानी इन्फेंट को, शिशु का जन्म हुआ है उसके लिए बुन रहे हैं। देखिए जो डान है इसमें या डे ब्रेक जो वर्ड यूज किया गया फ्रेज कवित्री द्वारा, ये किस चीज का प्रतीक है? डेप्थ और ओशियन के रंग का प्रतीक है, जिसमें से सफेद हंस और सफेद लोटस जो कि हिंदू क्रिएशन मिथ का प्रतीक है वो उत्पन्न होते हैं। ये इस चीज का ही प्रतीक है कि इटर्निटी जो है ओशियन जो चलता रहता है, आफ्टर जो हम बोलते हैं भव सागर जो है उसको पार कर कर ये आदमी का जन्म मिलता है, वो सब चीजें इसमें सिंबॉलिक है। So the newborn child is an expression of the creative powers and creative joy of Brahma जी का रचना करना है, पैदा करने का सिंबॉलिक है, the joy की सुप्रीम है। Hence it is the fitness of things that the garment woven for him should be in blue color, gay and bright हो, इसलिए क्योंकि हैप्पीनेस ही है और कोई उसको इमोशन है नहीं, इसलिए वो ब्राइट कलर का है, ब्लू कलर का, तो बहुत ही अच्छा है। और नाइट फॉल में जो कवित्री जो है वो पाती है कि फिर वो वीवर्स यानी इवनिंग के समय फिर अपना काम कर रहे हैं, अपने वीविंग का काम कर रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनका जो कलर है वो ब्लू नहीं है बल्कि मल्टी कलर है, अब रंग अनेकों रंग है। तो वो फिर उनसे वही पूछती है कि तुम इस वक्त ये इस प्रकार के रंग का कपड़ा क्यों बुन रहे हो। तो वीवर्स उसको बताते हैं
कि जो पर्पल और ग्रीन कलर का जो है ये मैग्निफिसेंट और कलरफुल है, लाइक द फीदर्स ऑफ ए पीकॉक। ये वो ब्राइडल यानी दुल्हन के ड्रेस का कपड़ा या रानी की जो दुल्हन बन रही है उसका कपड़ा बुन रहे हैं। क्योंकि पर्पल और जो ग्रीन है ये सिंबल है किसी ब्लड और सेप यानी रस, हमारे जीवन का रस है, और इसलिए सिंबॉलिक हो गया किसी फर्टिलिटी का और ग्रोथ का। द प्लूम्स ऑफ पीकॉक, जो उसके पंख है मोर के, वो मैनी कलर्ड स्प्लेंडर ऑफ, अलग अलग जीवन के रंग है उनका प्रतीक है। एंड इट्स पेरेनियल रिदम, और इसका परमानेंट जो रिदम है डांस ऑफ बीइंग। भी आदमी है तो अलग अलग रंग आएंगे, कभी खुशी कभी गम तो आएंगे। The colorful garments designed to be the marriage veils of queen are for Radha. राधा का प्रतीक है, जो राधा कौन है? The eternal bride है, शाश्वत दुल्हन है। They symbolize the marriage of heaven and earth, the sacred union of being and becoming. The glory, the mystery or the joy of life, जो है ना, all are stressed as an expression of joy of Vishnu in his creative mode. सब प्रतीक है कि विष्णु जैसे क्रिएटिव मूड में है और वो सब कर रहा है। नाइट सिंबलाइज विष्णुज योग निद्रा, उसके ध्यान निद्रा का प्रतीक है। राइजिंग आउट ऑफ विच ही फोर्सेस क्योस इनटू ऑर्डर, उस नींद में से उठकर जब वो बाहर आता है तो अराजकता से लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था उत्पन्न कर देता है, बनाता है। और रात के समय जो कि कोल्ड है, ठंड है, जो मून लाइट में कवित्री फिर देखती है कि वो व्यूअर्स अभी भी काम पे लगे हुए हैं, अभी भी बुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनका रंग बदल गया है। सुबह नीला था, शाम को मल्टी कलर था। इस वक्त वो पाती है कि अब बिल्कुल तो साइलेंट है, कोई गा नहीं रहे हैं और उनका मूड भी सीरियस है, और अब वो एक व्हाइट कलर का कपड़ा बुन रहे हैं। और व्हाइट भी कैसा? एज व्हाइट एज द बर्ड्स फीदर और एक क्लाउड, जैसे कि बादल सफेद होता है, पक्षी का पंख होता है, वैसा व्हाइट वो बुन रहे हैं। अब वो फिर वही पर्सन पूछती है कि तुम व्हाइट क्यों बुन रहे हो अभी इस वक्त? उस पर्सन के जवाब में वो उत्तर देते ब्रीफली कि ये जो वीविंग है, जो ये किसी डेड व्यक्ति का, मृत व्यक्ति के फ्यूनरल कफन को वो सील के लिए कफन सील रहे हैं। वो कहते हैं ना, वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राव। और इस वक्त चांदनी रात में, रात के समय बहुत ठंड में, ये जो ठंड है ये प्रतीक हो जाती है किसी का डेथ का। और इट इज बिफिटिंग दैट द श्राउड शुड बी ऑफ व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट कलर का होना चाहिए, ये बहुत ही उपयुक्त है, बिल्कुल फिट बैठता है इस वक्त। क्योंकि व्हाइट जो है सिंबल है किसी का, प्योरिटी का, यूनिटी का, पॉसिबिलिटी का, और डेथ का यहाँ पर मतलब रीयूनियन, पुनर्मिलन with the eternal and the possibility of regeneration, कि पुनः आपका रिजनरेट करेंगे, पुनरुत्थान होगा, इस चीज का प्रतीक बन जाती है डेथ। यानी डेथ को भी इतना बुरा नहीं बताया गया है। अब अगर हम बात करें इस पोएम की तो हम पाते हैं कि द पोएम जो है ब्यूटीफुल पोएम है। इसकी जो डिक्शन है, डिक्शन मतलब शब्दों का चुनाव और इमेजरी, जो इमेजेस है वो बहुत ही शानदार है। मतलब जो लैंग्वेज है, जो शब्दावली यूज की है वो इतनी अच्छी है कि एक आम व्यक्ति उसको आसानी से समझ सकता है। जो इमेजरी है वो इस प्रकार के एक आम आदमी आप आसानी से इन चीजों को देख सकता है, ऐसा ही हुआ होगा। पोएम के अंदर एक यूनिक पैटर्न ऑफ प्रोसोडिक रिदम है। प्रोज वाला जो रिदम होता है बहुत ही यूनिक है। देखिए क्या है यूनिक, ये है ईच ऑफ द वर्स इज ए टेट्रामीटर, मतलब प्रत्येक जो लाइन की पोएम है वो कैसे टेट्रामीटर में लिखी हुई है। टेट्रा का मतलब प्रत्येक लाइन में 8 सिलेबल है, लगभग 8 सिलेबल है। और जो 4-4 लाइन की पोएम में तो पहली लाइन है, द फर्स्ट लाइन बिगिंस विद 2 ट्रोकी एंड एंड्स विद 2 आयम्स, यानी 2 ट्रोकी से शुरू और 2 आयम्स पर समाप्त। द सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स जो है वो बिगिन विद ए ट्रोकी, ट्रोकी से शुरू होती है, और एंड विद द 3 आयम्स। और इन द फोर्थ लाइन द ऑर्डर इज 2 iams and an anapest
एन एन आई एम। इस प्रकार कवित्री ने बड़ी मेहनत के साथ, व्यवस्था के साथ इसका मीटर सेट किया है पोएम के थॉट और इमोशन के अनुसार। दिस अरेंजमेंट इज समथिंग नॉवल, और ये जो अरेंजमेंट जो किया है मीटर का, ये कुछ नया है। अब लेकिन ये जो गीत है, जो लिरिक है, इज नोटेड फॉर इट्स म्यूजिक एंड मेमोरेबल लाइन्स, की यादगार लाइनों के लिए, म्यूजिक के लिए, जो लिल्टिंग म्यूजिक है थोड़ा सा, वो बहुत ही उसके लिए जाना जाता है। तो राइम स्कीम ऑफ द पोएम जो है इसकी पोएम की, तो 3 स्टैंजा 12 लाइन है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आपस में राइम करती है। यानी कि राइम स्कीम है ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, ये सब कर रही है। और जो कवित्री ने जो सिमली इस्तेमाल की है वो तो गजब ही, उसने बहुत ही अच्छी सिमली पोएम के अंदर यूज की है। जैसे ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कियन वाइल्ड, बहुत ही, यानी जो पक्षी किंगफिशर, उसके रंग की तुलना बहुत ही गजब से की है। लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक, पंख, पंख की मोर से तुलना। द व्हाइट एज ए फीदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, ये जो सिमली है व्हाइट कलर के कपड़े को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी है। These similes are apt, बिल्कुल appropriate, उपयुक्त है। And highly suggestive, suggestive का मतलब था put the idea into mind clearly, यानी ये जो सिमिली हमारे सामने आती है तो हम बिल्कुल आसानी से समझ जाते हैं कि कवित्री क्या कहना चाहती है। 10 कंक्लूजन में ये कहते हैं, इन दिस एडमिरेबल लिरिक, बहुत ही शानदार गीत है ये, द पोएटेस हैज ट्रेस्ड human life through the three most important stages that it passes, कि माधवी के जीवन को दर्शाया है 3 स्टेजेस से। पहली जो स्टेज है वो है बर्थ, जन्म लेना, दूसरी मैरिज, और तीसरी डेथ। यानी आदमी के पूरे जीवन को 3 स्टेजेस के माध्यम से कवित्री ने बड़े इफेक्टिवली अंदाज में दिखा दिया है। द टेक्सचर जो इसके अंदर जो मीनिंग है छिपा हुआ है, इज सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक है, यानी कि प्रतीकात्मक है। और yet the poetess has succeeded in retaining the simplicity of the folk song, मतलब मीनिंग थोड़ा सा दिक्कत वाला है, फिलोसफिकल है, उसके बावजूद जो कवित्री ने जो सिंप्लिसिटी को बनाए रखा है, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कवित्री ने मास्टरली मैनर में अपनी उपलब्धि हासिल की है। She has achieved her purpose in a masterly manner, और हमारे जो पढ़ने वाला पाठक है बहुत ही प्रभावित होता है इस पोएम को। थैंक यू वेरी